नमस्कार एंड वेलकम टू रमन क्लासेस पीवीटी। कॉलेज का पार्किंग एरिया, शाम का समय, हल्की ठंडी हवा चल रही है और स्टूडेंट अपने अपने वाहनों के पास खड़े हैं। आरव अपनी बाइक के साइड मिरर को ठीक करता है और अचानक रुक जाता है। ये क्या? मिरर में पीछे खड़ा कबीर बहुत छोटा दिखाई दे रहा है। अरे मैं इतना छोटा कब से हो गया? रोहन पास आता है, ध्यान से देखता है। अजीब है, सामने खड़े हो फिर भी इतने छोटे दिख रहे हो। आरव मिरर को थोड़ा घुमाता है। जैसे ही कोण बदलता है, प्रतिबिंब खिसकने लगता है। आरव, ये दर्पण हर बार अलग प्रतिबिंब क्यों दिखा रहा है? रोहन गौर से देखता है। रोहन कहता है, अरे ये सिर्फ छोटा नहीं कर रहा, कोण बदलते ही स्थिति भी बदल रही है। कबीर, हाँ, मतलब ये दर्पण अपना खुद का नियम बना रहा है क्या? अब आरव अलग अलग सतहों पर देखता है। कार की खिड़की में सामान्य प्रतिबिंब, गाड़ी के बोनट में थोड़ा विकृत, फिर साइड मिरर में फिर से अलग। हर सतह में अलग अलग प्रतिबिंब, ऐसा क्यों? रोहन धीरे से कहता है, कुछ तो समान होना चाहिए, लेकिन क्या? यार ये तो हम रोज देखते हैं, पर कभी सोचा ही नहीं। तभी पीछे से शांत आवाज आती है, टीचर की। तुम लोग प्रतिबिंब को देख रहे हो, लेकिन कारण को नहीं। तीनों मुड़ते हैं। विज्ञान के टीचर उनके सामने खड़े हैं। वो मिरर को ध्यान से देखते हैं। टीचर कहते हैं, ये दर्पण गलत नहीं है, तुम्हारा अवलोकन अधूरा है। टीचर हाथ से इशारा करते हैं। सूरज की किरणें दर्पण से टकराकर वापस जाती हैं, अपनी दिशा बदलती हुई। टीचर फिर कहते हैं, हर सतह प्रकाश को अलग तरह से परावर्तित करता है। आरव ध्यान से देखता है। तो प्रतिबिंब इसलिए बदल रहा है कि प्रकाश अलग तरह से व्यवहार कर रहा है। टीचर मुस्कुराते हुए कहते हैं, बिल्कुल सही। अब टीचर हवा में एक काल्पनिक किरण बनाते हैं। अगर तुम ये समझ गए कि प्रकाश कैसे चलता है और सतह से टकराकर कैसे वापस आता है, तो तुम किसी भी दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब को पहले से ही बता सकते हो। कबीर उत्साहित होकर पूछता है, मतलब हर तरह की जो इमेज बन रही है उसके पीछे कोई नियम होते हैं क्या? सर कहते हैं, हाँ, और वही नियम हमें अब समझने हैं। तो चलिए, क्या है आज का टॉपिक? ये है दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। ये टॉपिक लंबा भी है और एग्जाम के हिसाब से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है। ठीक, ये टॉपिक को अच्छे से समझ में आए इसके लिए मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। ठीक, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, इसलिए 3 वीडियोज आएंगी इसकी। और पार्ट 1 में हम क्या सीखेंगे? पार्ट 1 में हम सीखेंगे कि किरण आरेख क्या होता है और गोलीय दर्पण के लिए किरणों के क्या नियम है। पार्ट 2 में हम सीखेंगे कि गोलीय दर्पण के लिए वस्तु की स्थिति कौन कौन सी है और प्रतिबिंब की स्थिति कौन कौन सी बनती है। इसके बाद जो हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में सीखा है उसका उपयोग करते हुए हम अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण के लिए प्रतिबिंबों का निर्माण किरण आरेख की सहायता से करेंगे। आइए सबसे पहले अब हम पार्ट 1 का जो पहला टॉपिक है किरण आरेख, उसको समझते हैं। कॉपी में लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझना ही पर्याप्त है। तो क्या होता है किरण आरेख? तो किरण आरेख वह ड्राइंग है जिसमें हम दिखाते हैं कि प्रकाश की किरणें कैसे चलती हैं और टकराने के बाद कहाँ जाती हैं, जिससे प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनेगा ये पता चलता है। इसमें क्या क्या चीजें दिखाई जाती हैं? इसमें हम दिखाते हैं वस्तु की स्थिति, दर्पण है या लेंस है, आने वाली किरणें, परावर्तित या अपवर्तित किरणें, और फिर बनने वाला प्रतिबिंब। इन सभी चीजों को हम किरण आरेख में दिखाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर आपके सामने एक किरण आरेख प्रदर्शित है। इसमें AB क्या है? यह है वस्तु। ठीक, AB वस्तु है हमारे पास। ये दर्पण है। कौन सा दर्पण है ये? है अवतल दर्पण। ठीक,
1 नंबर जहां लिखा हुआ है वो एक किरण है, 2 नंबर जो लिखा हुआ है वो दूसरी किरण है आने वाली। किस पर आने वाली? दर्पण पर आने वाली। अब दर्पण से दोनों किरणें टकराई हैं, टकराने के बाद देखिए दोनों किरणें परावर्तित हुई हैं, तो ये परावर्तित किरणें। ठीक, इसके बाद ये जहां मिली हैं वहां पर क्या लिखा हुआ है? A डैश B डैश, ये है प्रतिबिंब, ये है प्रतिबिंब। तो किरण आरेख में ये सारी चीजें होती हैं, वस्तु, आने वाली किरणें, दर्पण, परावर्तित किरणें और जो प्रतिबिंब बनना है वो। ठीक, महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि किरण आरेख के जरिए हम प्रतिबिंब की स्थिति आराम से समझ पाते हैं, उसका आकार कैसा होगा, छोटा होगा या बड़ा, ये समझ पाते हैं, उसकी प्रकृति कैसी होगी, कि सीधी होगी, उल्टी, वास्तविक या आभासी, ये चीज हम किरण आरेख से पता कर पाते हैं। ठीक है, तो किरण आरेख प्रकाश के व्यवहार को समझने का सबसे आसान और वैज्ञानिक तरीका है। किरण आरेख की अंग्रेजी होती है रे डायग्राम। अब हम पार्ट 1 का अगला टॉपिक, गोलीय दर्पण के किरणों के नियम, ये समझते हैं और यहां से आप कॉपी में नोट करना शुरू करिए। ठीक, किरणों के नियमों का इस्तेमाल करके ही हम प्रतिबिंब का निर्माण करना सीखते हैं, इसीलिए किरणों के नियम पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि पहले हमें यह पता होना चाहिए कि कौन कौन सी किरणें हैं जिनका प्रयोग कर कर हम प्रतिबिंब का निर्माण करते हैं, इसमें किरण आरेख में। ठीक, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं अवतल दर्पण के किरणों के नियम। तो नियम नंबर 1 क्या कहता है, चित्र को जरा ध्यान से देखिए। और किरण जब भी आप बनाएं तो उसमें दिशा को दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस चीज का विशेष ध्यान रखें कि जब भी आप किरण आरेख बनाएं या जब भी आप किरण बनाएं, चाहे किसी भी नियम की बनाएं, तो उसमें उसकी दिशा को जरूर प्रदर्शित करें। चित्र में आपको PFC ये बिंदु लिखे हुए दिख रहे हैं, दर्पण बना हुआ दिख रहा है। ये सारे बिंदु क्या होते हैं, इन सब के बारे में मैंने इससे पहले की वीडियो में बताया है। ठीक, आप चाहें तो ये वाली वीडियो देख सकते हैं, जिससे कि पहले आप दर्पण से संबंधित सभी प्रमुख शब्दावलियों को समझ सकें। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं अवतल दर्पण के किरणों के नियम में, नियम नंबर 1 से, कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। जरा चित्र को ध्यान से देखिए, ये हमारी आने वाली किरण है। ये किरण आई, अवतल दर्पण से टकराई, दर्पण से टकराने के बाद क्या होगा, इसमें परावर्तन, और परावर्तित होकर ये फोकस से होकर गुजर रही है। तो यही है हमारा नियम नंबर 1। अब नियम नंबर 2 पर आइए। क्या है नियम नंबर 2? तो नियम नंबर 2 कहता है कि मुख्य फोकस से होकर गुजरने वाली प्रकाश किरण अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ध्यान से देखिए, ये किरण आई हमारी, फोकस से गुजरी, फोकस से गुजरने के बाद अवतल दर्पण पर गई, अवतल दर्पण से टकराई, क्या हुआ इसमें? परावर्तन। परावर्तन होने के बाद जो मुख्य अक्ष CP, इसके कैसे हो गई है? समांतर हो गई। ठीक, फिर नियम नंबर 3। क्या है नियम नंबर 3? C जो पॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं वक्रता केंद्र, दर्पण का वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली किरण अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर वापस लौट आती है। जरा देखिए ध्यान से चित्र को, जो किरण है वो C से होती हुई गुजरी, उसके बाद कहां पहुंची? अवतल दर्पण पर। अवतल दर्पण पर टकराने के बाद क्या होगा? परावर्तन। तो परावर्तन होते ही वापस लौट आई। और ये जो जानकारी है इसको देखिए मैं चित्र में कैसे दिखाया है, ये जो एरो है बना हुआ, ये हमें बता रहा है किरण जाती हुई की दिशा, और ये एरो जो बना हुआ है ये बता रहा है कि टकराकर इसी मार्ग पर वापस लौटने की दिशा। तो इसीलिए किरण आरेख जब भी हम बनाएंगे और उसमें जब हम इन किरणों के नियमों का उपयोग करेंगे तो हम उसकी दिशा को जरूर प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, ये तीनों नियम लिखे हुए हैं, इनको अपनी कॉपी में इसी तरह से नोट कर लीजिए। अवतल दर्पण के लिए हमने किरणों के नियम तीनों देख लिए। अब उत्तल दर्पण के लिए भी किरणों के 3 ही नियम हैं। तो क्या अब सबको अलग अलग याद करना पड़ेगा? तो परेशान हो जाएं क्या ये इतना सारा हो गया? बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, आपको परेशान होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, सिर्फ समझने की जरूरत है।
जैसे कि वो 3 नियम हैं जो अवतल दर्पण के लिए हैं, वैसे ही 3 नियम ये जो हैं उत्तल दर्पण के लिए हैं, बस थोड़े से परिवर्तन के साथ। और ये परिवर्तन है क्यों? क्योंकि अवतल दर्पण में जो फोकस बिंदु और जो वक्रता केंद्र होता है वो दर्पण के आगे होता है, और जब किरणें परावर्तित होती हैं तो वो दर्पण के आगे ही मिलती हैं। ठीक, उत्तल दर्पण में जो वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु होता है वो उत्तल दर्पण के पीछे होता है, और किरणें जो परावर्तित होती हैं वो उत्तल दर्पण के आगे होती हैं। तो पीछे तो किरणें कहीं मिलती नहीं है, बस इसीलिए वो थोड़ा सा परिवर्तन उसमें है। तो वो परिवर्तन क्या है, आइए पहले उसको देखते हैं, तब आपको ये चीज बिल्कुल एकदम स्पष्ट हो जाएगी। तो नियम नंबर 1 उत्तल दर्पण के लिए क्या है, वो ये है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। चित्र पर आइए, जरा ध्यान से देखिए। ये किरण हमारी आई, आने के बाद उत्तल दर्पण पर क्या हुआ, इसका परावर्तन, और परावर्तन के बाद ये चली गई। ठीक, इधर जो भी होगा यहाँ पे उसको ऐसा लगेगा कि ये किरण कहाँ से आ रही है, ये किरण फोकस से आ रही है, बस इतना सा अंतर ही है। उसमें क्या था अवतल दर्पण में कि फोकस से जाती है, उत्तल दर्पण में फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। ठीक, अब नियम नंबर 2 उत्तल दर्पण के लिए कि मुख्य फोकस की ओर आती हुई प्रतीत होने वाली किरण, ठीक, मुख्य फोकस की ओर आती हुई किरण उत्तल दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। अवतल दर्पण में क्या था कि फोकस से जाने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो रही है, और इसमें क्या है, फोकस की ओर आने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक है, तीसरा पॉइंट, वक्रता केंद्र की ओर आने वाली किरण उत्तल दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। देखिए जरा ध्यान से चित्र को, ये किरण आई हमारी, ठीक, उत्तल दर्पण में टकराई, टकराने के बाद उसी मार्ग पर वापस लौट गई। तो ये कहाँ से आती हुई प्रतीत होगी, ये वक्रता केंद्र से आती हुई प्रतीत होगी, और उसी मार्ग पर देखिए लौट गई। ये आने का मार्ग दिशा दिखा रहा है, ये जाने की दिशा दिखा रहा है। ठीक है, उसमें भी क्या था कि वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली है, उसमें एग्जैक्ट गुजर रही थी, इसमें वक्रता केंद्र की ओर आ रही है। ठीक है, अगर आपको ये तीनों नियम उत्तल दर्पण के लिए नोट करने कॉपी में, तो ये तीनों मैंने एक साथ लिख दिए, इन्हें नोट कर लीजिए। शॉर्ट में हम तीनों नियमों को आराम से समझते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर किरण चाहे उत्तल हो चाहे अवतल, अवतल में फोकस से जाती है परावर्तन के पश्चात, और उत्तल में फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। दूसरा नियम, अवतल में फोकस से जाने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, उत्तल में फोकस की ओर आने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। अवतल में वक्रता केंद्र से गुजरने वाली किरण परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर वापस लौट आती है, उत्तल में वक्रता केंद्र की ओर आने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर वापस लौट आती है। ठीक है, तो अब आपको ये तीनों किरणों के नियम समझ में स्पष्ट रूप से आ गए होंगे, और ये नियम आपको आगे के जो टॉपिक्स हैं उनको समझने में बहुत अधिक मदद करने वाले हैं। तो इन तीनों नियमों को अच्छे से समझकर ध्यान रखिएगा, क्योंकि अब इन्हीं नियमों का प्रयोग हम आगे करेंगे। ठीक है, अब जो किरण आरेख है या रे डायग्राम है, उसको बनाते समय हमें कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना है। वो क्या विशेष बातें हैं कि कम से कम हमें 2 किरणों का प्रयोग करना है। जब भी हम किरण आरेख बनाएंगे और एक वस्तु का प्रतिबिंब निर्माण करेंगे, तो हमें कम से कम 2 किरणों का प्रयोग करना है। जैसे हमारे पास 3 किरणें हैं अवतल में भी, और 3 किरणें हैं उत्तल में भी। तो जो हम अवतल से बना रहे होंगे, तो हम कम से कम अवतल में जो नियम है 3, उसमें से 2 नियमों का इस्तेमाल हम करेंगे। ऐसे ही उत्तल में जब हम बनाएंगे तो कम से कम हम 2 नियमों का इस्तेमाल करेंगे। ठीक, अगर किरणें वास्तव में मिलेंगी तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक, और यदि किरणें मिलती हुई प्रतीत होंगी या पीछे बढ़ाने पर मिलेंगी तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी प्रतिबिंब बनेगा। दूसरी चीज, अगर प्रतिबिंब वास्तविक है तो उल्टा होगा, ये आप ध्यान रखिएगा बिल्कुल अच्छे से। ये अगर वास्तविक है तो उल्टा ही होगा, और आभासी है तो सीधा ही होगा। इस वीडियो का जो अगला भाग है यानी कि पार्ट 2,
उसमें हम सीखेंगे कि गोलीय दर्पण के लिए वस्तु की कौन कौन सी स्थितियां होती हैं और प्रतिबिंब की कौन कौन सी स्थितियां बनती हैं अवतल तथा उत्तल दर्पण में। उसमें जो डायग्राम मैं आपको बताऊंगा और जो चीजें समझाऊंगा, अगर वो आपने बिल्कुल अच्छे से समझ ली तो आपके लिए किरण आरेख बनाना एकदम चुटकियों का खेल हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।